जय हिंद एवरीवन। माय नेम इज़ आर्यन भदौरिया और स्वागत है आपका डिफेंस उस्ताद के यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज के इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रेटजी कि भाई हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सीडीएस एग्जाम को लेकर, जो कि आपका 13th ऑफ अप्रैल 2025 को शेड्यूल है। कि भाई आपके इस एग्ज़ाम को लेकर हमारी पर्टिकुलरली क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे हम अपनी अप्रोच रखें, कैसा अपना टाइम टेबल रखें, जिससे ये जो हमारा एग्ज़ाम है इसमें हम अच्छे मार्क्स ला सकें। ये बेसिकली स्ट्रेटजी हमारी मैथ्स से रिलेटेड होने वाली है कि भाई हम मैथ्स को कैसे कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ें रहेंगी मैथ में। कंप्लीट स्ट्रेटजी है जिसमें आपका सिलेबस से लेके बुक लिस्ट से लेके आपके टाइम टेबल से लेके हर चीज़ की यहाँ पर बात की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम है आर्यन भदौरिया और मैंने जो यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम है ये 5 बार निकाला हुआ है और मैंने जितनी भी बार इस एग्ज़ाम को निकाला है वो हर बार एएफए के लिए निकाला है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि सीडीएस का एग्ज़ाम मेनली हमारा 4 अकेडमीज़ के लिए होता है: एएफए, आईएमए, आईएनए एंड ओटीए। ओटीए में जो है आपकी मैथ्स नहीं आती है, मतलब मैथ्स का पेपर आपको ओटीए के लिए नहीं देना पड़ता, उसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। बट एएफए, आईएमए और आईएनए, इन तीनों ही एकेडमीज के लिए अगर आपको सीडीएस का एग्जाम क्रैक करना है तो आपको मैथ्स को पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें से एएफ की जो कट ऑफ है वो इन सारी एकेडमीज से हाई जाती है। ठीक है, और मैंने इस एग्जाम को 5 बार निकाला हुआ है, हर बार एएफए के लिए निकाला है। मैंने एफकेट का भी रिटर्न एग्जाम निकाला है 6 बार, और भी बहुत सारे एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हैं। मैंने एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, और इन जब भी मैंने इन एग्जाम्स को दिया मेरा हर बार मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर रहा है। मैंने आईबीएसीआईओ का जो आपका एग्जाम होता है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिसकी अभी 2023 में वैकेंसीज आई थी, तो मैंने वो एग्जाम को भी दिया है, जिसका आप पेपर उठा के देख सकते हैं कि भाई किस लेवल का पेपर आता है, क्या कैसे होता है। तो उसका भी मैंने टीयर 1 एंड टीयर 2 क्लियर कर रखा है। इसका इंटरव्यू भी मेरा हो चुका है, बस अभी इसकी मेरिट लिस्ट आनी है एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम और एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम भी निकाल रखा है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आपकी जो है वो 12th तक की मैथ्स आती है, जबकि आपकी सीडीएस में जो है वो 10th तक की मैथ्स आती है। इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। और मैं सीजीएल 2022 से एज अ पोस्टल असिस्टेंट सिलेक्टेड हूँ, बट आई डिड नॉट ज्वाइन दिस जॉब बिकॉज मेरे को लगा कि मैं आगे फर्दर अपनी एसएसबीज, क्योंकि मेरे अभी और भी अटेम्प्ट बचे हैं सीडीएस के एंड एफकेट के, तो मैं एसएसबी के लिए अपना टाइम देना चाहता था। एंड राइट नाउ आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट माई सेल्फ। तो चलिए भाई आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे कि भाई ये वीडियो है किसके लिए, कि भाई कौन कौन इस वीडियो को देख सकता है, कौन कौन इस वीडियो को फॉलो कर सकता है। तो ये वीडियो आपका कोई भी एस्पिरेंट जो कि पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है सीडीएस, सीडीएस 1 2025, तो भाई ऐसे बंदे के लिए हमारा आज का ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, प्लस इस एग्जाम के साथ साथ अगर इस आप बैच को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, मेरी बात मानते हैं, सारी चीजें मेरे हिसाब से करते हैं, तो ये आपको एफकेट, क्योंकि एफकेट जो भी बंदा सीडीएस देता है वो 99% ऑफ द टाइम्स एफकेट भी देता है। तो एफकेट हो गया आपका, आपका आईसीजी एसी का नोटिफिकेशन जो अभी आया है, तो इसका भी जो पेपर हो गया। ठीक है, प्लस अगर आप सीएपीएफ एसी को भी टारगेट कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली जो मैथ्स वाला पार्ट है उसके लिए आप इस बैच को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों ही एग्जाम्स में जो है मैथ्स का लेवल अलग अलग है। अगर अपन सीएपीएफ एसी की बात करें तो यहाँ पर मैथ्स एकदम कम आता है, वहीं अगर आप सीडीएस की बात करें तो मैथ्स आपका एकदम हाई लेवल आता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा सीडीएस में मैथ्स जो है वो आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। ये 100 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के होते हैं, और इन 100 मार्क्स के लिए आपको 2 आवर का टाइम दिया जाता है। +1 मार्क होता है आपका हर एक राइट आंसर के लिए, और -3.33 मार्क्स जो होते हैं वो आपके हर एक रॉन्ग नंबर पे आपको दिए जाते हैं। ये हो गई आपकी सीडीएस की बात। एफकेट और आईसीजी एसी का जो एग्जाम पैटर्न है वो एकदम सिमिलर ही रहता है। आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, और ये 100 क्वेश्चंस आपके सारे सब्जेक्ट्स के होते हैं: इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस। और इन 100 क्वेश्चंस में से अगर अपन बात करें तो हर एक करेक्ट आंसर के आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, वहीं हर एक रॉन्ग के आपको -1 मार्क मिलते हैं। और मैथ्स के जो है इस एग्जाम में पर्टिकुलरली 30 to 35 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के मिला के आते हैं, एफकेट में भी, आईसीजीएसी में भी। वही अपन सीएपीएफ एसी की बात करें, यहाँ पर जीएस इस एग्जाम में काफी ज्यादा हैवी आती है। आपको पता होगा इसका पेपर 1 जो कि होता है उसमें हमारी जनरल इंटेलिजेंस और आपका जो जनरल अवेयरनेस, इसका हमारा पेपर 1 होता है। और पेपर 2 में आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है, जो कि आपका रिटर्न पेपर होता है, जिसमें आपको एसेज वगैरह ये सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 20 to 25 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स एंड रीजनिंग वाले पार्ट से आते हैं, जो कि हमारे सीएपीएफ एसी एग्जाम के लिए। ठीक है,
तो इन सारे ही एग्जाम्स की डिमांड अलग अलग है, बट ये जो हमारा बैच है, ये बैच इन सारी ही एग्जाम्स को केटर करेगा। इन सारे एग्जाम्स को आप यहाँ से इस बैच को फॉलो करके एस कर सकते हैं। अच्छा, प्लस हमारे एस्पिरेंट्स से बहुत सारे कैटेगरीज के होते हैं कि भाई जो कि एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली फ्रेशर होते हैं, जिनको अभी पता भी नहीं है कि भाई सीडीएस क्या होता है, एफकेट क्या होता है, आईसीजीएसई क्या होता है। बस उनको एक सपना है कि हाँ भाई डिफेंस ज्वाइन करनी है। तो ये वाले बंदे हो गए भाई हमारे फ्रेशर्स। कुछ हमारे बंदे होते हैं जो कि भाई वर्किंग होते हैं, वो इन एग्जाम्स को निकालना चाहते हैं बट ऑलरेडी किसी ना किसी जगह पर वर्क कर रहे होते हैं। ये हमारे वर्किंग कैंडिडेट्स होते हैं। प्लस हमारे कुछ बंदे होते हैं जो कि अपना रिपीटर्स होते हैं, मतलब वो इन एग्जाम्स को काफी बार दे चुके हैं या फिर एक दो बार दे चुके हैं, सिलेबस से अवेयर हैं, एग्जाम पैटर्न से अवेयर हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन या लैक ऑफ नॉलेज वो है वो इन एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे तीसरी कैटेगरी के बंदे हैं। तो ये तीनों ही बंदों के लिए हमारा ये बैच ऐसे हमने डिजाइन किया है जिससे ये तीनों ही बंदे यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें फ्रेशर्स, वर्किंग और रिपीटर्स ये तीनों ही लोग शामिल। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई हमारी एक ही बात कि भाई ये वीडियो है किसके लिए, और ये वीडियो हमारा बेसिकली डिस्कस करेगा अबाउट अवर 120 डेज स्ट्रेटजी, क्योंकि अभी हमारे सीडीएस के एग्जाम जो है उसमें सिर्फ 120 डेज ही बाकी है। तो 120 डेज की हम लोग कंप्लीट स्ट्रेटजी इस वीडियो में अभी आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई। अभी हम लोग आगे डिस्कस क्या करते हैं कि भाई देखो, एक सिंपल सी चीज है, अगर आपको किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटजी बनानी है, चाहे वो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो एसएससी का एमटीएस एग्जाम हो, एक चपरासी का एग्जाम या एक आईएएस का एग्जाम, इन सबकी स्ट्रेटजी, किसी भी एग्जाम की आप स्ट्रेटजी ले लीजिए, तीन चीजें आपकी उसमें एकदम कॉमन रहती हैं। सबसे पहली चीज क्या, कि भाई फर्स्ट स्टेज होता है कि आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, प्लस सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये है गाइज हमारी किसी भी एग्जाम को के लिए प्रिपेयर करने की पहली स्टेज, कि भाई हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग आते हैं कि भाई हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कि भाई हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमें जितना भी हमने सिलेबस पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में जाके रिपीट होते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं तो भाई उनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना जरूरी है। आप किसी भी, देखो आपने एक बार सिंपली सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैथ्स हर एग्जाम के लिए सेम है। आप चाहे सीडीएस दे रहे हैं चाहे सीएपीएफ दे रहे हैं, मैथ्स सेम है। बट सपोज आपका सीडीएस आज से 10 दिन बाद है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीडीएस के मॉक्स दे के उस पेपर में बैठूंगा। अगर मेरा सीएपीएफ इसी बार है तो मैं सीएपीएफ के मॉक्स दे के उस पेपर में बैठूंगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारे हमें अपने ब्रेन को डिजाइन करना होता है अपने एग्जाम के हिसाब से कि भाई हमारा किस चीज का एग्जाम है और उसमें कैसी चीज पूछी जाती है। तो इस वजह से हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड थर्ड चीज वही हो गई आपका रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ मॉक। ये तीनों ही चीजें जो है, ये चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये तीन चीज उस प्रिपरेशन आपकी स्ट्रेटजी में हमेशा कॉमन रहती है। तो अभी भाई हम इन तीनों ही चीजों को डिस्कस करेंगे, एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे कि भाई कैसे क्या इन सारी चीजों के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है गाइस हमारा सिलेबस, कि भाई सिलेबस क्या होना चाहिए। अगर हम पर्टिकुलरली मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स गाइस हमारा दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। सिलेबस की अगर हम बात, हमारा सबसे पहले तो सीडीएस में जो मैथ्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं गाइस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री का मतलब होता है गाइस बेसिक। बेसिक मैथ्स हमारी सीडीएस के एग्जाम में आती है, और ये मैथ्स हमारी जो है वो 10th लेवल की मैथ्स होती है। बट फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग भी कर रखे होते हैं, बट इस मैथ्स वाले पार्ट को छोड़ के आ जाते हैं कि भाई मैं मैथ्स नहीं निकाल पाऊंगा, मैं ओटीए के लिए पेपर दे दूंगा। तो आप समझ सकते हो ये 10 सिर्फ यहाँ पे बोलने का है कि भाई 10 तक की मैथ है, बट जब आप चैप्टर्स देखोगे, इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई एक मैथ्स का सर्टेन लेवल होता है जिसको क्रैक करना इतना ईजी चीज नहीं होती। ठीक है, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स हमारी दो टाइप की यहाँ पर डिवाइड होती है। एक होता है गाइस हमारी एरिथमेटिक मैथ्स, और एक होती है गाइस हमारी एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स, यस। सबसे पहले अगर हम एडवांस मैथ्स की बात करते हैं तो इसमें गाइस हमारे 4-5 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहला इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं गाइस ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ इस ट्रिग्नोमेट्री की एक और एप्लीकेशन होती है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन जिस चैप्टर में होती है वो होता है भाई हाइट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमारा एडवांस मैथ्स का चैप्टर हो गया गाइस ये। ठीक है, अच्छा, दूसरा हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं गाइस एडवांस मैथ्स में, वो आता है भाई हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपको पता होगा गाइस हम लोग किन के बारे में पढ़ते हैं, ट्राइंगल्स हो गया, अपना सर्कल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये सारी चीजें गाइस हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्री में पढ़ते हैं।
ठीक है भाई। थर्ड हमारा जो चैप्टर आता है एडवांस मैथ्स में, वो हमारा गाइस होता है मेंसुरेशन। और ये मेंसुरेशन में गाइस हमारे दो टाइप होते हैं, मतलब दो पार्ट होते हैं। एक होता है गाइस 2D फिगर्स का, एक होता है 3D फिगर्स का। 3D फिगर्स आपका मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, इन सारी चीजों के सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, डायगोनल की लेंथ, ये सारी चीजें हम लोग 3D में पढ़ते हैं। प्लस 2D में हमारे बेसिक फिगर्स आते हैं जिनका हमें एरिया या पेरीमीटर जो भी चीज पूछी जाती है वो हमें निकालनी पड़ती है। ये हमारा तीसरा चैप्टर हो गया। चौथा चैप्टर जो हमारा गाइस आता है वो होता है गाइस हमारा एलजेब्रा। एलजेब्रा में गाइस हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं अबाउट दी वेरिएबल्स। एक्स हो गया, इस एलजेब्रा में ही गाइस हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ जाता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, ये सारी चीजें जो हमारी होती हैं रिलेटेड, वो हम सारी चीजें अलजेब्रा वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, एक हमारा ये चैप्टर हो गया। प्लस जो अगला चैप्टर इसमें आता है गाइस वो होता है गाइस हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली आप सबको पता होगा मीन, मोड, मीडियन, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मीन, मोड, मीडियन। एंड देन हमारा जो अगला चैप्टर जो एडवांस मैथ्स में आता है गाइस वो होता है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली अरिथमेटिक मैथ्स का पार्ट है। बट ये चैप्टर जो है इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि इन सारे चैप्टर्स में यूज होती है, तो नंबर सिस्टम को हम लोग एडवांस मैथ्स का एक पार्ट समझ के कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर्स हमारे एडवांस मैथ्स में आते हैं। वही अगर अपन अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक्स में मेनली हमारे जो कैलकुलेशन सेंट्रिक चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया, आपका रेशो हो गया, रेशो एंड प्रोपोर्शन, आपका परसेंटेज हो गया, रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया, आपका एवरेज हो गया, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, फिर आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, फिर आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका चैप्टर हो गया। अगला चैप्टर आपका हो गया, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस हमने कवर कर ही लिया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो अगर आप देखें तो भाई अपने, अच्छा हाँ, अपना मिक्सचर एंड डेलीगेशन का चैप्टर हो गया, मिक्सचर एंड डेलीगेशन का चैप्टर हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको हम बेसिकली यहाँ पर पढ़ते हैं अपने अरिथमेटिक मैथ्स में। ठीक है, अगर हम लोग वेटेज की बात करें कि भाई अरिथमेटिक मैथ्स ज्यादा होता है या एडवांस मैथ्स ज्यादा होता है, तो एक तरफा हमारा एडवांस मैथ्स सीडीएस के चैप्टर में आता है। 70% ऑफ द पेपर जो है आपका वो एडवांस मैथ्स से आता है और अप्रोक्सीमेट 30% ऑफ द पेपर आपका अरिथमेटिक मैथ्स रहता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये जो हमारे हमने जितने भी चैप्टर्स अपने एडवांस मैथ्स में लिखे हैं ये बहुत ही भारी भरकम चैप्टर है। मतलब इन भारी भरकम चैप्टर से मेरा मतलब है कि भाई ये टाइम मांगते हैं कंप्लीट होने के लिए। जैसे अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें ढेर सारी क्लासेस वगैरह करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके अंदर जिनको हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे ट्राइंगल्स है हमारा, ट्राइंगल्स हम पहले पूरा पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज हो गई, डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स हो गए, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। फिर सर्कल्स, फिर क्वाड्रिलेटर्स, तो ये चीजें जो है ये टाइम मांगती हैं। ठीक, अच्छा, वही हम लोग अरिथमेटिक मैथ्स की बात करें तो ये चैप्टर बेसिकली हमारे बहुत छोटे छोटे हैं। परसेंटेज में हमें कुछ नहीं पढ़ना, बस हमें बेसिकली अगर परसेंटेज की नॉलेज अगर अच्छी खासी है, परसेंटेज के हम लोग एकदम जो है बेसिक्स जो बोलते हैं, अगर हम बेसिक्स अच्छे से पता है तो परसेंटेज हो गया, ये सारे जितने भी चैप्टर्स हैं इनके हम क्वेश्चन इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सर आप कहोगे कि सर हमारा अगर 70% ऑफ द पेपर जो है वो एडवांस मैथ की है, तो क्यों ना हम एडवांस मैथ्स ही करके चले जाएं, इससे हम एक अच्छे नंबर ले आए अपने एग्जाम में। तो ये चीज़ गाइस पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि देखो हम यहाँ पर जीएस वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं। जीएस के तो जैसे हमने मान लो हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी छोड़ दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई हिस्ट्री और ज्योग्राफी इनका बहुत ही कम ऐसा है कि भाई बच्चे लिंक करके पढ़ते हैं। बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री बच्चों ने रटी, ज्योग्राफी बच्चों ने रटी, बट मैथ्स में रटने का काम नहीं होता है गाइस। मैथ्स के हमारे जितने भी चैप्टर होते हैं ये सारे ही चैप्टर आपस में इंटरलिंक होते हैं। कि भाई अगर आपने परसेंटेज पढ़ी तो परसेंटेज आपकी ऐसा थोड़ी है कि परसेंटेज यहीं पर यूज होगी, परसेंटेज आपकी आगे जाके इन चैप्टरों में से कहीं भी मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इस वजह से हमें मैथ्स के सारे चैप्टर पे ही इक्वल तरीके से काम करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई परसेंटेज इजी है तो मैं परसेंटेज छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ एडवांस मैथ्स का ही कोई चैप्टर पढ़ लेता हूँ, या एवरेज इजी है तो एवरेज छोड़ दूंगा। ये तीनों ही चैप्टर जो है, आपका परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया एंड एवरेज हो गया, ये तीनों ही चैप्टर मैं हमेशा बोलता हूँ ये आपकी पूरी बैकबोन है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें अगर मैथमेटिक्स आती है तो अगर आपको इन तीनों ही चैप्टर की नॉलेज अच्छे से है तो कोई से भी एग्जाम में आप बैठोगे और इन सारे चैप्टर्स अगर आपने एक बार गो थ्रू कर रखे हैं, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी उस एग्जाम में।
ठीक है। तो ये हो गया गाइस हमारा सिलेबस, और ये सिलेबस गाइस बिलीव में बहुत ही वास्ट है। अगर आप लोग मेरे से पूछोगे कि क्या भाई 120 डेज सफिशिएंट है इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, या मॉक्स वगैरह देने के लिए, तो इसमें आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, तब जाके आप इस सिलेबस को इस टाइम तक कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको 100 डेज ही ले लेता हूँ क्योंकि हमारा बैच जो है वो 1 जनवरी से चालू हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप पूरे इन 100 डेज को देखें, इस 100 डेज में हमें हमारा ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें होती है, बहुत से बच्चे मेरे से बोलते हैं कि क्या सर हम सेल्फ स्टडी से कंप्लीट कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे जहां पर हमारे पास 6 मंथ से, तो मैंने कहा था कि भाई आप सेल्फ स्टडी से भी बिल्कुल अपने तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर मैं आज की बात करूं, मतलब आज की डेट से बात करूं कि क्या भाई अभी आप इस सिलेबस को पूरे को एक सेल्फ स्टडी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसका भाई सीधा सीधा आंसर है नो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब अपन सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत सा टाइम ऐसा होता है जिसमें हमको पता ही नहीं पड़ता है कि भाई अभी हमें ये चीज पढ़नी भी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जरूरत होती है एक मेंटोर की, जो कि भाई आपको गाइड कर सके। देखो, मैंने यहाँ पर मेंटोर शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है, टीचर शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है, क्योंकि देखो हो सकता है बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिसके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज हो। आई एग्री, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज हो, बट ऐसे आप बंदे आपको बहुत कम मिलेंगे जिसको उस एग्जाम की नॉलेज है। जैसे मैं यहाँ पर सीडीएस के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो भाई मैंने खुद सीडीएस में 5 बार बैठा हूँ, मैंने 5 बार क्रैक किया है। मेरे को पता है कि भाई एग्जाम की क्या क्या बारीकी होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, एग्जाम प्रेशर क्या होता है, एग्जाम प्रेशर को फेस कैसे किया जाता है, अपने आप को काम कैसे रखा जाता है इतने हाई प्रेशर एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये मेरे से बेहतर कोई आपको शायद गाइड नहीं कर सकता। प्लस एग्जाम नॉलेज तो एक चीज हो गई, प्लस मैं अलग अलग एग्जाम में भी बैठा हूँ। मैंने सीजीएल का मेंस दिया है, सीपीओ का मेंस दिया है, सीएचएसएल का मेंस दिया है, आईबी का एग्जाम दिया है, आईबी का इंटरव्यू फेस किया है, एसएसबी फेस किया है। तो मैं बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बता सकता हूँ जो कि आपकी आगे वाली लाइफ में भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने इस मेंटोर टर्म का यूज किया है। तो यहाँ तो हमारी ये बात हो गई अपनी सिलेबस को लेके कि भाई ये वाला सिलेबस हो गया, और इस सिलेबस को हम लोग एकदम थॉरोली कवर करेंगे अपने इन 100 डेज के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारी सिलेबस वाली बात। इस सिलेबस में भी अगर मैं आपको बात करूं तो भाई हमारे ये जो चैप्टर हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ये जितने भी हमारे एडवांस मैथ्स के चैप्टर हैं ये ज्यादा टाइम मांगते हैं, तो इनको हम लोग उसी हिसाब से अपनी क्लासेस में कवर करते हुए चलते हैं। जैसे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा अप्रोक्सीमेट 10 से 12 क्लास लेगा। ठीक है, ज्योमेट्री की बात करूं तो ये हो सकता है अप्रोक्सीमेट 15 क्लास ले, या 9-10 क्लास ले। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने सिलेबस को करते हैं। अब वहीं यहाँ पर परसेंटेज छोटा चैप्टर है, तो ये हमारा लगभग 2 क्लास का चैप्टर है कि भाई 2 क्लास में हमारा परसेंटेज हो गया। वही ट्रिग्नोमेट्री हमारा 10 क्लास में हो गया। तो ऐसा नहीं है कि परसेंटेज के अगर एग्जाम पे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है भाई कि इस 2 क्वेश्चन के लिए मैं आपको 15 क्लास करा रहा हूँ, ये वाला काम मैं नहीं करता हूँ। इस वजह से हमारा बैच ये जो है वो इतना फ्रूटफुल है कि भाई जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतना ही उस चीज में पढ़ते हैं, और इसी वजह से हमारे स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से एग्जाम को क्रैक करते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गई हमारी सिलेबस वाली पार्ट, और इस सिलेबस को हम कवर ऐसे करते हैं गाइस कि जिससे आपको मोनोटोनस फील ना हो एक सर्टेन टाइम के बाद। क्योंकि क्या होता है ना गाइस, बच्चे एडवांस मैथ से ही चालू कर देते हैं पढ़ना। हम लोग क्या करते हैं गाइस, हम लोग जैसे हमने सबसे पहले मान लो परसेंटेज को कवर किया, हम लोग ने परसेंटेज को कवर किया, परसेंटेज की सपोज हमने 2 क्लास ली, परसेंटेज हमारा कवर हो गया, प्लस मान लो हमने एक और छोटा चैप्टर साथ में कंप्लीट कर लिया, जैसे हमने रेशो कर लिया, रेशो भी हमारा लगभग 3 क्लास में कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे गाइस, एक कोई एडवांस मैथ्स का बड़ा चैप्टर ले लेंगे, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री ले लिया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री अगर हमारा 10 क्लास ले रहा है, तो हमारा ये एडवांस मैथ्स का भी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी आप अगर मैं दोबारा से एक एडवांस मैथ्स का चैप्टर ले लूंगा तो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि 10 क्लास लगातार एक ही चैप्टर की लेना बच्चा कहीं ना कहीं बोर फील करने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक अरिथमेटिक का चैप्टर डाल देते हैं। सपोज हमने यहाँ पर एवरेज को कर लिया, तो भाई कुछ इस तरीके से हम लोग सिलेबस को डिजाइन करके कंप्लीट करते हैं कि भाई जिससे तुम एक सर्टेन टाइम के बाद बोरिंग फील ना करो। क्योंकि होता क्या है, जब अपन लोग बैच कोई भी स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत में तो हमें बहुत ज्यादा जोश रहता है कि भाई हम ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, बहुत इंटेंस रहते हैं। बट एक सर्टेन टाइम के बाद हमारी इंटेंसिटी धीमे 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 कम होती रहती है। तो सीडीएस पर्टिकुलरली, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पर आपका जो डिसिप्लिन है ये हमेशा ही आपकी इंटेंसिटी को बीट करेगा। ठीक है, इन एग्जाम में इंटेंस रहने से ज्यादा क्या जरूरी है कि भैया आप डिसिप्लिन रहें। अगर आप दिन का डेली 2-2 घंटे अगर 3-4 महीने तक पढ़ देते हैं, तो इन एग्जाम को क्रैक करना इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी मार्केट में बड़ी बनाई गई है कि भाई 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे आपको इन पेपरों के लिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई। अगर हम सीडीएस की बात करें, पर्टिकुलरली अगर मैं आईएमए, आईएनए, एएफए की बात करूँ, आपके पास 300 मार्क्स होते हैं।
इन 300 मार्क्स में से अगर आप 150 प्लस ले आए, आप गारंटी तीनों अकेडमीज के लिए इन पेपर को क्लियर करोगे। ठीक है, और 150 प्लस मार्क्स लाना 300 में बिल्कुल भी हार्ड काम नहीं है, जबकि आपकी 100 क्वेश्चंस की तो इंग्लिश आती है। इंग्लिश जो भी बंदे इस एग्जाम को देते हैं, इंग्लिश उनकी थोड़ी अच्छी होती है, और इंग्लिश में आपको 75 प्लस मार्क्स तो स्कोर करना ही पड़ता है। अगर आप 75 मार्क्स इंग्लिश में ले आए, 25 मार्क्स आप तो जीएस में लाओगे, क्योंकि आपको क्वालिफाई तो करना ही है। मैंने एकदम बेयर मिनिमम मार्क्स जीके में काउंट किए हैं। तो हमारा ये कितना हो गया, 100 नंबर यहाँ हो गए। अगर आप आधे नंबर भी मैथ के पेपर में ले आए, तो आप इजीली इन एग्जाम्स को क्रैक कर जाओगे। और अगर आप प्रीवियस कट ऑफ उठा के देखो इन एग्जाम की, इन सारी अकेडमीज के लिए, तो वो 150 से कम ही है। और मैं मैथ्स में 85 प्लस तक स्कोर किया हूँ। मेरे जो सीडीएस 12020 था, उसमें मेरा स्कोर 86.7 समथिंग था। तो आप समझ सकते हैं कि भाई इस एग्जाम में इतना ज्यादा हार्ड एग्जाम नहीं है जितना इस एग्जाम को दिखाया जाता है बहुत सारी कोचिंग अकेडमीज के द्वारा। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई हमारी सिलेबस से रिलेटेड बात कि भाई सिलेबस को किस तरीके से हम करेंगे, क्या क्या सिलेबस में चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सिलेबस में होगी। अच्छा, अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें गाइस, तो अगला पॉइंट आता है हमारा भाई प्रैक्टिस। भाई अगर अपन प्रैक्टिस की बात करें गाइस, तो देखो प्रैक्टिस, अच्छा अगर अपन पहले की बात करें, हमने 6 मंथ्स के लिए मैंने पहले स्ट्रेटजी बनाई थी, जहां पर मैंने कहा था कि भाई हम सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, देन हम प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन हम रिवीजन एंड मॉक्स करेंगे। बट यहाँ पर हमारे पास ये टाइम 6 मंथ से घट के कितना रहेगा, अप्रोक्सीमेट 3.5 मंथ रह रखते हैं। मैं 3 मंथ लेके चल रहा हूँ कि भाई अप्रोक्सीमेट 3 मंथ्स का टाइम है। तो भाई हमारा ये जो सिलेबस है प्लस ये जो प्रैक्टिस है, ये गाइज हमको क्या करनी पड़ेगी, ये चीज हमें साइमल्टेनियसली लेकर चलनी पड़ेगी। साइमल्टेनियसली से मेरा मतलब है गाइस कि सपोज आपका एक चैप्टर खत्म हुआ, आपको तुरंत ही उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को है खत्म करना पड़ेगा सॉल्व करके। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर आप सिलेबस ही कंप्लीट करते जाओगे, प्रैक्टिस साथ साथ में नहीं करोगे, तो आप एग्जाम टाइम तक आपके पास 0 बटा सन्नाटा बचेगा। ना आपको सिलेबस ही अच्छे से आता होगा, आप एग्जाम में घबराओगे भी बहुत, और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कि भाई आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली लेकर चलनी पड़ेगी। अच्छा, अभी बात आती है गाइस कि भाई प्रैक्टिस करे कैसे, प्रैक्टिस होती कैसे है भाई। प्रैक्टिस बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सपोज परसेंटेज कंप्लीट किया, परसेंटेज की अब एकदम हार्ड क्वेश्चंस यूट्यूब से वीडियो देखने लगेंगे कि भाई परसेंटेज के कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीजें गाइस प्रैक्टिस में हमें नहीं करनी होती है। ठीक है, प्रैक्टिस में गाइस सिंपल सी चीज है। सबसे पहले जैसे अगर मैं आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म की बात करूँ, डिफेंस उस्ताद की बात करूँ, तो डिफेंस उस्ताद में क्या होता है गाइस, सबसे पहले हम लोग हमारा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। सपोज हमने परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट किया, सपोज हमने क्या किया, परसेंटेज चैप्टर को हमारे जो है कंप्लीट किया। परसेंटेज हमारा जैसे ही कंप्लीट होता है, मैं एक क्लासरूम शीट होती है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, और इस क्लासरूम शीट हमारी ये कुछ इस तरीके से डिजाइन होती है कि भाई इस क्लासरूम शीट में सपोज जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आने, तो इस क्लासरूम शीट में हमारे 25 to 30 क्वेश्चन होंगे, जिससे हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि डिफरेंट टाइप्स के होंगे, डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग एग्जाम से पूछे होंगे। जैसे आपका टी सेट का एग्जाम हो गया, सिविल सर्विस का, मतलब यूपीएससी लेवल से ये क्लासरूम शीट हमारी डिजाइन रहती है। ठीक है भाई, तो 25 से 30 क्वेश्चन इसमें होंगे। हमारा परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो गया, देन हम लोग क्या करते हैं गाइस, इसकी क्लासरूम शीट आप सॉल्व करोगे तुरंत के तुरंत। आपने क्लासरूम शीट भाई इसकी सॉल्व करी, आप ऑलरेडी इसको एक बार मेरे साथ में सॉल्व कर चुके हो, आपने दोबारा से सॉल्व किया, तो ये आपका एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाता है। प्लस इसके साथ साथ हम आपको एक प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करते हैं। ये प्रैक्टिस शीट भी गाइस कुछ इस तरीके से डिजाइन होती है कि जैसे परसेंटेज है, तो इस प्रैक्टिस शीट में आपको ज्यादा सवाल नहीं मिलेंगे, आपको फिर से 20 से 25 सवाल यहाँ पर मिलेंगे। तो आपने एक चैप्टर के अगर मैं मिनिमम मिनिमम भी जोड़ूं, तो भाई आपने 50 सवाल सॉल्व कर लिए। इन 50 क्वेश्चन में से आपके इस पेपर में जो है 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल वर्थ इट वाला काम है कि भाई 50 सवाल हमने सॉल्व किए, जो कि यूपीएससी लेवल सेंट्रिक है। ठीक है, उसमें से आपके 1-2 सवाल आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, इस बात की गारंटी। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गया प्रैक्टिस वाला पार्ट। अच्छा, जब हमने ये सारी चीजें कर ली कि भाई हमने प्रैक्टिस शीट लगा ली, हमने क्लासरूम शीट लगा ली, तो आपका मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है कि भाई मैंने जितना कराया उतना आपने कर लिया। इसके बाद आपका काम क्या रहता है गाइस, इसके बाद आपको करनी है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आप कोई सा भी यूपीएससी का पेपर उठा के देखें जिसमें आपका परसेंटेज आता हो, आप उस पेपर के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। जैसे कि आपका आप सीडीएस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, सीएपीएफ के कर सकते हैं, आईसीजी के कर सकते हैं। तो जितने भी आपके डिफेंस वाले एग्जाम हो गए, आप इन सबके क्वेश्चंस मेरे पढ़ाई होने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। देखो, आपको अपनी प्रिपरेशन जज करनी हो किसी भी पॉइंट पे, एनी सर्टेन ऑफ टाइम पे,
अगर आपको अपनी प्रिपरेशन जज करनी है कि भाई मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा, इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपने जहां से भी पढ़ा हो, डायरेक्ट आप जिस एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो उसका उस चैप्टर का क्वेश्चन उठाओ। अगर आप कर पा रहे हो मतलब आप बहुत सही जा रहे हो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो मतलब बहुत गलत जा रहे हो। सिंपल सी चीज है, ठीक है। क्योंकि आप जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ने के बाद उसी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आपने क्या पढ़ा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है। अच्छा, अब ये चीज कब काम करेगी? देखो भाई, एक चीज तो होती है कि डायरेक्ट क्लास देख के आपने क्वेश्चन लगाया तो बहुत से बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लास देखने के बाद आपने जब ये चीजें सॉल्व कर ली, ये क्लासरूम शीट सॉल्व कर ली, प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर ली, मतलब आपने टीचर की तरफ से जो है जो चैप्टर उसने कंप्लीट कराया है वो कर लिया। देन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो तो भाई कहीं ना कहीं कमी टीचर में ही है, आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है, ठीक है। मैं इस तरीके से चीजों को पढ़ाता हूँ कि भाई जैसे आपका परसेंटेज हो गया, एडवांस मैथ्स का कोई भी चैप्टर हो गया, एडवांस मैथ्स बच्चे छोड़ देते हैं कि भाई एडवांस मैथ्स बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है। बट अगर आप मेरे बैच में एडवांस मैथ्स पढ़ोगे, इस वीडियो के नीचे भी मेरे स्टूडेंट्स कमेंट कर देंगे कि भाई एडवांस मैथ्स हम किस तरीके से पढ़ते हैं और बच्चों को किस तरीके से एडवांस मैथ्स समझ में आती है, ठीक है भाई। बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगी, ऐसा आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं लगेगा कि ये एडवांस है ये अरिथमेटिक है। वो बस नाम के एडवांस अरिथमेटिक है, सारी एक ही मैथ्स है, ठीक है। मान लोगे हार्ड है तो हार्ड ही लगेगी, मान लोगे सिंपल है तो सिंपल ही लगेगी, ठीक है। सब दिमाग का खेल, ठीक। तो ये तो हो गई हमारी एक अरिथमेटिक चैप्टर की बात। एक मैं आपको एडवांस मैथ्स का चैप्टर और बता देता हूँ। एडवांस मैथ्स का चैप्टर जैसे गाइस सपोज हमने मान लो ज्योमेट्री किया। अब ज्योमेट्री की मान लो हमने कितनी क्लासेस की, 15 से सॉरी 10 टू 15 क्लासेस की ज्योमेट्री की। अब जब मैंने ज्योमेट्री की 10 टू 15 क्लासेस की तो मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिस शीट मतलब क्लासरूम शीट के साथ इस पूरे चैप्टर को कराऊंगा, क्लासरूम शीट। अब इस क्लासरूम शीट में ज्योमेट्री की अगर हम बात करें हमारे एग्जाम में तो लगभग 20 से 25 सवाल आते हैं। तो हमारी क्लासरूम शीट में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन हम इस चैप्टर के करेंगे। इन 70 से 80 क्वेश्चंस में हम सारी थ्योरम, सारी प्रॉपर्टीज, सारे रूल्स वगैरह सारी चीजें पढ़ते हैं। और ये 70-80 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये प्रैक्टिस शीट दी जाएगी। इस प्रैक्टिस शीट में भी गाइज आपके लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। तो लगभग 80 और 50 हम बात करें तो आपने 130 क्वेश्चन जो है ये तो मेरे साथ ही सॉल्व कर लिए हैं, जो कि भाई यूपीएससी लेवल है, यूपीएससी लेवल से डिजाइन है। और भाई इन 130 क्वेश्चन में से 20 से 25 सवाल आपके एग्जाम में आने। अगर आपने 130 क्वेश्चन मेरे साथ कर लिए प्लस आपने 100 क्वेश्चन अगर अलग से भी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर ली तो भाई अगर आप देखें आपकी एक सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाती है जिससे आप एग्जाम में इन 20-25 में से लगभग आप मोर देन 15 ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है भाई। तो हम लोग कुछ इस तरीके से चीजों को पढ़ते हैं जिससे भाई चीजें पढ़ने में भी आसान लगती हैं, प्लस बर्डन नहीं लगता है और एग्जाम में भी हम लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई आपकी प्रैक्टिस की बात। अच्छा, प्रैक्टिस की बात ये हो गई। अब गाइस एक चीज आती है कि भाई प्रैक्टिस हम लोग करें कहाँ से? मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बुक लिस्ट क्या है, मतलब हम क्या चीज फॉलो करें, कहाँ से हम प्रैक्टिस करें। तो भाई देखो, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ सबसे पहले मैंने आपको बताया हम लोग क्लासरूम शीट प्लस हमारी प्रैक्टिस शीट और प्लस हमारे पीवाईक्यूज। इन पीवाईक्यूज को करने के लिए आप दो चीजें फॉलो कर सकते हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला जो मैं रेकमेंड करूंगा, एक दिशा पब्लिकेशन की पीवाईक्यू की बुक आती है जिसमें आपके अप्रोक्सीमेट 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपको सेग्रीगेट करके दे दिए जाते हैं, ठीक है भाई। दिशा पब्लिकेशन की पीवाईक्यू बुक होती है जिसमें आपको चैप्टर वाइज सवाल मिल जाते हैं। तो इसमें आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जैसे आपने परसेंटेज किया या ज्योमेट्री किया तो आपको ज्योमेट्री के सवाल, आप ज्योमेट्री वाले चैप्टर पे जाओगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी इसकी बात। प्लस अगर आपको ये बुक परचेज नहीं करनी है तो आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो कि भाई आप यूपीएससी के साइट पे जाओगे, upsc.gov.in, और यूपीएससी की साइट पे जाने के बाद आप वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड करोगे। बट यहाँ पर आपको एक चीज है गाइस, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा और अभी हमारे पास सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी है वो है भाई टाइम। तो इस चीज में टाइम जाया मत करो, 300-400 रुपए खर्च करो, एक बुक दिशा पब्लिकेशन की ले लेना, आपके काम ही आएगी ये, ठीक है। अपनी पढ़ाई पर कभी भी पैसा खर्च करने से रुका मत करो भाई, क्योंकि ये चीज है जो आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकती है। अगर आप यहाँ पर पैसे बचाओगे तो फ्यूचर में भी पैसे बच बच के ही मिलेंगे आपको, सिंपल सी चीज है, ठीक है। ये हो गई भाई प्रैक्टिस की बात कंप्लीट कि भाई प्रैक्टिस कैसे करनी है, कब करनी है, क्या करनी है, क्यों करनी है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग बात आती है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो प्रिपरेशन चालू करने के लिए होता है या फिर प्रिपरेशन में हमारे काम आता है, वो है गाइस रिवीजन। रिवीजन प्लस मॉक्स, रिवीजन प्लस मॉक्स, भाई रिवीजन प्लस मॉक्स। अच्छा, अभी यहाँ पर रिवीजन कैसे करते हैं गाइस? बहुत से बच्चों का गाइस ये होता है, बहुत से बच्चों की कंप्लेंट ये होती है कि सर हम पढ़ तो लेते हैं
बट सर हम जब एक क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनते हम पे, तो वहां पर कमी किस चीज़ की होती है गाइस? कमी होती है लैक ऑफ रिवीजन की। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम में बैठे यार फॉर्मूले वाला क्वेश्चन आया था सर, फॉर्मूला याद नहीं आया उस टाइम पर। भाई फॉर्मूला याद क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई रिवीजन की कमी थी। ठीक है, तो रिवीजन आप सोच सकते हो कि भाई कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद आ गए मॉक्स। अच्छा, अभी बहुत से बच्चों की एग्जाम में क्या कंप्लेंट रहती है भाई? कंप्लेंट ये रहती है कि सर हम लोग जब मॉक अटेम्प्ट कर रहे थे हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। हमें क्वेश्चंस तो आते थे, 100 क्वेश्चंस में से हमें 60 क्वेश्चन आते थे, बट सर 2 घंटे के टाइम में हम कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई मॉक की बात। जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक दोगे तो आपकी ये जो टाइम आपका क्वेश्चन करने का है, आप एक क्वेश्चन करने पर कितना टाइम डिवोट करते हो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं भाई रिवीजन की, कि रिवीजन कैसे करें। देखो भाई, रिवीजन में पर्टिकुलरली अगर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स का रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है गाइस कि आप बनाओ अपनी एक डायरी। ये डायरी, देखो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैंने जितने भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है, मेरी हर एग्जाम की अलग अलग डायरी बनी हुई है। अच्छा, अलग अलग डायरी से मतलब क्या है? देखो, एक तो डायरी होती है हमारी सिलेबस वाली डायरी, जो कि हर एग्जाम के लिए कॉमन है। सिलेबस डायरी जो कि हर एग्जाम की कॉमन है। अच्छा, अभी हम इस सिलेबस डायरी को ही पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम सिलेबस डायरी की बात करेंगे इस, तो इसमें मैं क्या करता था, जैसे मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। ठीक है, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी जिससे मैंने अपना सिलेबस को कंप्लीट किया। मान लो मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे सपोज मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा। अब ट्रिग्नोमेट्री में गाइस मैं अब जैसे सर ने मेरे को 100 क्वेश्चन कराया, आप बोलो सर आपने 100 क्वेश्चन कराए। अब ये 100 के 100 थोड़ी मैं उस डायरी में लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए, हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हो गई, प्लस ऐसा क्वेश्चन सपोज जो प्रीवियस ईयर में लगभग 3 से 4 बार आ रखा है, और मेरे को इस सवाल में थोड़ा सा डाउट है, डाउटफुल क्वेश्चन, मतलब मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट डाउटफुल है, मतलब इंपॉर्टेंट है बट मेरे को डाउट आ रहा है इसमें। तो मैं क्या करूंगा, इसको बार बार रिवाइज करने के लिए मैं इस डायरी में नोट कर लूंगा कि हाँ भाई ये मेरी डायरी में नोट हो गया। तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर उठाऊंगा, मान लो मेरे को एग्जाम से 2 दिन पहले ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करना है, मैं वो 100 क्वेश्चन रिवाइज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इस डायरी को खोलूंगा, इसमें से ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास पढ़ूंगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ूंगा। जिन क्वेश्चंस में मेरे को डाउट है वो ऑलरेडी मैंने इस डायरी में लिख रखे हैं, तो इन क्वेश्चंस को पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ूंगा मैं अपनी सिलेबस डायरी में। ठीक है, ऐसे ही करके मैं क्या करूंगा, मैंने हर सब्जेक्ट के लिए बनाई थी, मतलब हर सब्जेक्ट की एक कॉमन डायरी थी मेरी सिलेबस डायरी, जिसपे मेरी मैथ्स भी लिखी हुई है, रीजनिंग भी लिखी हुई है, जीएस भी लिखी हुई है, और इंग्लिश भी लिखी हुई है, इंग्लिश के जो आपकी ग्रामर के रूल्स होते हैं वो। ठीक है, तो ऐसे करके आपको एक सिलेबस डायरी अपनी बनानी है। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी चीज पढ़ाई तो आप तुरंत उसमें फॉर्मुलाज लिखोगे, थ्योरम लिखोगे और ये लिखोगे, ये तो हो गई आपकी सिलेबस डायरी। एक होती है गाइज हमारी डेली शेड्यूल डायरी। डेली शेड्यूल डायरी, इन डायरीज में ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्या करो मार्केट से 10-10 रुपए की छोटी छोटी कॉपी ले आओ, वही आपकी डायरी हो गई। डेली शेड्यूल डायरी में मैं क्या करता था गाइस, मैं अपना जैसे सपोज मैं अपनी रात को डायरी में लिखूंगा, मैंने कल के लिए अपना रूटीन लिखा, तो भाई मेरे को क्या चीजें करनी है। सपोज आपको मेरी 1.5 घंटे की क्लास लेनी है, 1.5 घंटे की क्लास लेने के बाद सपोज आपको 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है, तो ये चीजें मैं लिख लेता था टाइम के हिसाब से। जैसे अगले मतलब कल के दिन मान लो मेरे को कहीं जाना है, तो मैं उस टाइम को वहां से हटा दूंगा। अगले दिन जो मतलब उस टाइम को वहां से हटा दूंगा, और जो बचा हुआ टाइम है उस पे मैं इन चीजों को कैसे बिना कैसे करके फिट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी देखो हमारे पास 100 दिन बचे हैं, आपका एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। तो बाकी घर वर के जितने भी काम वगैरह हैं, आपके जितने भी काम है वो सारे छोड़ो, यहाँ पर रिलीजियसली अपने टाइम को दो, जिससे आप जो है इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। क्योंकि बाकी सारी चीजें बाद में हो सकती है, बट एक बार अटेम्प्ट निकल गया तो वो आपको दोबारा नहीं मिल सकता, ये एक हार्ड ट्रुथ है। ठीक है भाई, तो ये आपकी डायरी वाली चीज हो गई। सबसे पहली रिवीजन में जो चीज काम आती है वो यही आती है। ठीक है, मतलब मेरे लिए, मैंने एग्जाम्स क्रैक किए हैं, मेरे को पता है कि भाई क्या चीज एग्जाम वाले दिन काम आती है, और कैसे हम इस चीज को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी डायरी वाली बात। अच्छा, देन आता है गाइस, हमको क्या करना होता है, साइमल्टेनियसली रिवाइज करना होता है। सपोज हमने परसेंटेज पढ़ा, फिर देन हमने रेशो पढ़ा, फिर देन हमने ट्रिग्नो पढ़ा, फिर देन हमने एवरेज पढ़ा। जब आप इस एवरेज पर आओगे तो आप धीमे धीमे देखोगे कि भाई परसेंटेज की चीज आपके दिमाग से गायब होने लगेंगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है भाई? देखो, ऐसा होने ना होने का रीजन नहीं है, ये अकेला आपके साथ ही नहीं होता है, हर एक एस्पिरेंट के साथ होता है। जब आप ऑलरेडी इतनी नई नई चीजें पढ़ोगे तो एक टाइम के बाद जो पुरानी चीज है वो आपके दिमाग से निकल जाएगी। इसके लिए क्या करना होता है गाइस, इसके लिए हमें साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करते हुए चलना रहता है। साइमल्टेनियसली मतलब जस्ट सपोज आप एवरेज पे आए, तो आपने कहा कि यार एक बार मेरे को 3 ये चैप्टर पहले के रिवाइज करने हैं। आप क्या करो, आपके पास क्लासरूम पीडीएफ तो है ही, और ये क्लासरूम पीडीएफ भी आपको 2 तरीके से मिलती है, एक तो आपको मिलेगी बिना एनोटेशन और एक मिलेगी आपको विद एनोटेशन। तो आपने विद एनोटेशन वाली पीडीएफ खोली,
जस्ट आप एक बार गो थ्रू हो गए इससे कि भाई आपने सारी पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर लिया कि सर ने क्या क्या क्वेश्चन कराए हैं, कैसे कैसे कराए हैं, क्या मेरे से वो दोबारा बन रहे हैं या नहीं बन रहे, आपने ये चीजें देख ली। जैसे ही आप गो थ्रू कर लोगे आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे परसेंटेज करने में या कोई भी चैप्टर करने में, ठीक है। तो आपका वो चैप्टर अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। ये सारी चीजें हमको करते रहनी है अपने रिवीजन वाले पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया गाइस हमारे रिवीजन के बारे में। अच्छा, एक पॉइंट है और गाइस है हमारा यहाँ पर मॉक। ये भाई मॉक्स के लिए क्या करें सर? देखो गाइस, अच्छा मॉक्स देने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, हम जो अपने सिलेबस को डिजाइन करते हैं, जैसे मैं 90 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, 90 डेज में सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, और देन आपकी 10 to 12 डेज आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेगी, जो कि मैं अपने साइड से कराता हूँ, जो क्वेश्चन मेरे को लगता है कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये 90 डेज जो है आपके हो जाएंगे 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक। और ये जो 10-12 दिन है आपके, ये हो गए आपका 1 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल, क्योंकि 13th को आपका पेपर है। 12 दिन में आपको दूंगा कि भाई आप सारी चीजें अपने हिसाब से रिवाइज कर सको। तो 1 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक आपके ये वाले दिन पे, यहाँ पर हम इसको ऐसे करते हैं। तो ये जो मॉक्स हैं आपके, अगर आप देखो मॉक्स आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही तो दे पाओगे, तो मॉक आपको यहाँ पर इस टाइम के अंदर आपको मॉक देने। और मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अप्रोक्सीमेट आप 3 से 4 कंप्लीट मॉक्स तो दे के जाओ ही भाई, ठीक है। अब मॉक्स बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिनके हम मॉक्स दे, बट मैं ऐसा रेकमेंड नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, देखो आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, अपनी स्टडी टेबल पर बैठो, बकायदा अपने सामने एक घड़ी रखो जिसमें आप 2 घंटे का टाइम लगाओ, बाजार से एक ओएमआर शीट का प्रिंट आउट निकलवा के लाओ, ओएमआर शीट का प्रिंट आउट निकलवा के लाओ। और मैथ्स का आपका जो टाइम होता है 3 से लेके 5 बजे तक आपका मैथ्स का पेपर होता है एग्जाम हॉल में। तो भाई 3 से लेके 5 बजे के टाइम पर ही आप इन मॉक्स को दो, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है गाइस, जब हम उस टाइम पर बार बार वही चीज करते रहते हैं, जैसे सपोज मैं 3 से लेके 5 बजे तक सो रहा हूँ, तो मेरा दिमाग किस हिसाब से डिजाइन है कि भाई एग्जाम हॉल में भी जब मैं बैठूंगा तो मेरे को नींद ऑटोमेटिकली आएगी ही आएगी, क्योंकि मैं घर पे वहां पर डेली के डेली सो रहा हूँ। तो वहीं आप अगर डेली, सॉरी, वहीं आप अगर डेली 3 से 5 के अंदर अगर आप मैथ्स के सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका दिमाग को आप अपने ब्रेन को आप ऑटोमेटिकली इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि जैसे ये टाइम आएगा आपका दिमाग थोड़ा सा ज्यादा चलेगा, ठीक है भाई। तो इस टाइम पर मॉक देने पड़ते हैं। ओएमआर शीट लेके आओ, जिससे आप जो गलतियां एग्जाम हॉल में करने वाले हो वो आप यही कर लो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलत फिल कर देते हैं, मतलब बी भरना होता है सी भर देते हैं, 18 क्वेश्चन का भरना होता है उसको 19 में भर देते हैं। तो भाई ये सारी गलतियां जो है अब वो आप घर पर ही कर लो मॉक्स का, क्योंकि मकसद ही यही होता है। मॉक का मतलब क्या है भाई, कि भाई जो आप एग्जाम हॉल में चीजें करने वाले हो एक बार वो घर में करो, ठीक है भाई। जब आप अपनी गलतियां एक बार आप घर में ही कर लेते हो, उनको अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, देन आप वो चीजें एग्जाम हॉल में रिपीट नहीं करते हो। मॉक्स आपने दे दिए, एक बार आप अपने 1 घंटा बैठ के मॉक को एनालाइज कर लो कि भाई कौन सी चीजें हैं जिनमें कमी रह रही है, कौन से क्वेश्चन है जिनमें मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। ये सारी चीजें आप एक बार मॉक एनालिसिस में देख लो, जो चीज में आपको कमी लग रही है उसको एक बार गो थ्रू हो जाओ। तो इस तरीके से हमारी पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो इस पेपर को लेकर डिजाइन हो, ठीक है। मैंने आपको एक एक बारीकी के बारे में बताया, जिसमें आपका सिलेबस हो गया, आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपका रिवीजन हो गया, आपका मॉक हो गया, ठीक है। हम अपने बैच में किस तरीके से करने वाले हैं मैंने आपको ये भी पूरा बता दिया। 90 डेज का हमारा बैच है, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक जो है वो आपके इसमें हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे। देन 1 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक आपका इसमें मॉक रहेगा। आपके बीच बीच में डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हम लोग रखते हैं, कि भाई डाउट सॉल्विंग सेशन, जिससे आपके जो भी डाउट्स वगैरह है वो सारे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपको टाइम टाइम पर आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, आपके गूगल फॉर्म के थ्रू आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि भाई आप किस तरीके से हैं। आपको मोटिवेट रखा जाएगा हर हिसाब से। हमारी क्लास का जो टाइम रहेगा वो बेसिकली 5 से लेके 6:30 तक हमारी क्लास का टाइम रहता है, ठीक है। और इस 1.5 घंटे में हम लोग अप्रोक्सीमेट 1 आवर 20 मिनट्स लगभग थॉरोली अपनी प्रैक्टिस करते हैं। देन हम लोग लास्ट के 10 मिनट रखते हैं भाई इंटरेक्शन के लिए, जिससे आप जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, रिलेटेड टू योर स्ट्रेटजी, वो सारी चीजें आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लास के बीच में हम फालतू की बकवास नहीं करते हैं। क्लास के टाइम पे हम सिर्फ पढ़ते हैं। 1 घंटे 20 मिनट अगर मैंने यहाँ पर लिखा है तो भाई 1 घंटे 15 से लेके 1 घंटे 17 मिनट हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। बीच के 2-3 मिनट्स में आप लोग जो मेरे से डाउट वगैरह पूछ लेते हैं जो भी क्वेश्चन वगैरह में, उसके लिए रखें, ठीक है भाई। ये आपके 10 मिनट हो गए भाई, आपके जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, जो भी नॉर्मल बातें हैं वो आप मेरे से कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया गाइस हमारा कंप्लीट एग्जाम का। अच्छा अब देखो,
टीडीएस का जो एग्जाम है वो निकालना इतना टफ काम नहीं है, ठीक है। बट होती क्या है, बच्चों को बहुत सारी भ्रम होते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड कि भाई इतना बड़ा एग्जाम है। देखो मैंने एनडीए का एग्जाम दिया ही नहीं था। अच्छा, एनडीए का एग्जाम मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि यार बहुत हार्ड है। बट जब मैं सीडीएस के पेपर पे एक बार बैठा तो मेरे को ये लगा कि यार ये तो बिल्कुल डुएबल है। और जबकि मैं नॉन आर्ट बैक मतलब मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं जब बैचलर ऑफ आर्ट्स करके इस एग्जाम को एएफए के लिए 5 बार निकाल सकता हूँ, तो भाई आप लोगों में से तो बहुतों ने इंजीनियरिंग की होगी, बहुत से साइंस बैकग्राउंड से होंगे, और जो आर्ट बैकग्राउंड से भी है, मैं गारंटी दे सकता हूँ भाई कि आप लोग भी इस पेपर को निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने खुद निकाला है। अगर मैंने नहीं निकाला होता तो आपके पास एग्जाम्पल नहीं होता, बट अभी तो एग्जाम्पल भी है। फिर भाई मैं निकाल सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं निकाल सकते? सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो अपनी इस प्रिपरेशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। 3 चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। इन तीनों पर ही आपकी पूरी स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है। सिलेबस कंप्लीट करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, मॉक्स दो और रिवाइज करते रहो। सिंपल सी चीज़ है, बट इस चीज़ों को बहुत सारा कॉम्प्लिकेट कर रखा है हमने खुद नहीं। तो भाई इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखो। हमारे जो बैच के एनरोलमेंट्स है वो आपके चल ही रहे हैं। अगर आपको हमारे बैच में एनरोल करना है तो भाई आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो हमारे पेज @डिफेंस उस्ताद को। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। आपको पिंड पोस्ट में इंस्टाग्राम की उसकी डिटेल्स मिल जाएगी, या फिर इस यूट्यूब के इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ के थ्रू हमें एनरोल कर सकते हो हमारे बैच में। सारी चीज़ें हम लोग थॉरोली कवर करते हैं। जीएस जो है वो आपको अरुण भैया पढ़ाते हैं, जिनके बारे में आप सभी को पता ही होगा। प्लस मैथ्स जो है वो यहाँ पर मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो ये सारी चीज़ें भाई आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइज वी नीड सपोर्ट, क्योंकि हम दोनों ही टीचर्स ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को बहुत ही पैशनेटली फॉलो करते हैं, ठीक है। टीचिंग मेरा भी पैशन है, टीचिंग अरुण भैया का भी पैशन है, ठीक है। तो आपका ही सपोर्ट चाहिए हमें। हमारे पास कोई ऐसी मार्केटिंग टीम या एडवर्टाइजिंग टीम नहीं है जो कि भाई हमारे हमारे बैच को जो है और प्रमोट कर सके, या फिर हम दोनों टीचर्स को प्रमोट कर सके। एस्पिरेंट्स का वर्ड ऑफ माउथ ही हमारे लिए है, जो कि भाई हमें हमारे इस प्लेटफॉर्म को सस्टेन करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है भाई। बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दी प्रिपरेशन और रिलेटेड टू द स्ट्रेटजी, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है डिफेंस उस्ताद। ओके गाइस, बाय बाय।